तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना का मीटर लगातार तेजी से ऊपर आ रहा है। रोजाना कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले सामने आते हैं और हिमाचल प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,53,000 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में जयराम सरकार ने 17 मई तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, जिससे हम जानेंगे कि हिमाचल का फिलहाल क्या कुछ हालात है। तो आपको बता दें कि 17 मई तक फिलहाल व्यवस्थाएं ऐसी ही रहेंगी और कोरोना पर कोहराम बढ़ता दिख रहा है, जिसके बाद यह फैसला लिया जा रहा है। आपको बता दें, लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और 1.5 लाख के पार अब यह आंकड़ा पहुंच चुका है। ऐसे में 17 मई तक हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, क्योंकि हालात फिलहाल काबू में नहीं है। सीएम के मुताबिक हालात नियंत्रण में आने के बाद ही आगे कुछ फैसला लिया जाएगा। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को लगातार हिदायत दी जा रही है और आम जनता से ये अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें ताकि सुरक्षित रहें और कोरोना के प्रकोप से बचा जा सके। और नोडल ऑफिसर डॉक्टर रमेश हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना की स्थिति फिलहाल क्या है और कोविड-19 के फिलहाल कितने आंकड़े वहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर रमेश, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। डॉक्टर रमेश, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल वहां पर ये मामला सामने आने को मिल रहा है कि वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की बेहद कमी है। ये कब तक दुरुस्त हो पाएगी और मरीजों को इन कमी से क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये बात एक खबर गलत है कि हिमाचल में ऑक्सीजन की और सिलेंडर्स की कमी है। हम लोग पिछले जो पहली वेव आई थी उस दौरान सभी इंतजाम कर लिए गए थे और लगभग पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से रही और अभी तक जितने भी हमारे पास पेशेंट्स हैं, कोई भी इसके लिए जो हल्ला बाकी देश में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन बनाने की और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पर्याप्त मात्रा मौजूद है। पिछले 10-12 दिनों से जो केसेस बढ़े हैं उसके लिए चिंता जरूर थी, लेकिन उसके बाद जो सिलेंडर्स और ज्यादा और प्रोक्योर कर लिए गए, कुछ भारत सरकार से आए, कुछ हमें विदेशों से भी सिलेंडर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, जो भारत सरकार के लिए विदेशों से मदद आ रही है। एयरपोर्ट पे इसकी सेग्रीगेशन होकर लगभग सभी राज्यों में भेजा जा रहा है। उसमें से कुछ सिलेंडर्स हमें हिमाचल के लिए भी मिले हैं, जिनको कि हमने पूरे प्रदेश में पहुंचाया है। बड़े सिलेंडर्स आ रहे हैं और अभी भी उनका आना जारी है। फिलहाल ऑक्सीजन की कमी जैसी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जी डॉक्टर रमेश, इसके अलावा हिमाचल में 3 मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू होंगे, ये कब तक शुरुआत हो सकती है इसकी? इसमें हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो ऑलरेडी भी एग्जिस्ट कर रहे थे। कुछ मेडिकल कॉलेजेस में प्लांट्स का काम स्टार्ट है और कुछ में पीएसए लग गए हैं और बीच में काम करना स्टार्ट भी कर दिया है और कुछ जो आप 3 की बात कर रहे हैं जल्दी ही वो तैयार हो जाएंगे। दिन रात उसमें काम लगा हुआ है। रमेश, इसके अलावा डॉक्टर रमेश, वहां पर फिलहाल कैसी स्थिति है कोरोना को लेकर? क्योंकि आप लगातार संपर्क में रहते हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं वहां के हालात। डेफिनेटली जी 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 मैं पिछले 1 वर्ष से इसका नोडल ऑफिसर हूँ। लगातार मैं सबके संपर्क में हूँ। सभी जो मेडिकल कॉलेजेस के एमएस हैं, सीएमओस हैं पूरे प्रदेश के, और जहाँ जहाँ भी ये सामान जाता है लगातार दिन रात उनके संपर्क में हूँ।
और जैसा कि पिछले 15-20 दिनों में मामले कुछ बड़े हैं, उसी हिसाब से हमने पूरी तैयारियां भी की हैं। लगभग हर केंद्र में लगातार हमारे दिन रात गाड़ियां आ रही हैं, पीपीई किट्स, मास्क, सैनिटाइजर्स लेके, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके यहाँ पर हमारा जो वेयर हाउस बना है शिमला में, यहाँ पर आ रहे हैं। और हमारे जो लोग हैं, जो हमारी टीम है, डेडिकेटेड टीम इसके लिए लगाई गई है, दिन रात 24 घंटे ये काम कर रही है और लगातार सारा सामान पूरे प्रदेश में जा रहा है, जिसमें से दवाइयाँ और दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं। जी, डॉक्टर रमेश, हमारे साथ हमारे संपादक पंजाब से दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं। जी दिनेश। डॉक्टर रमेश, क्योंकि जो ये माना जा रहा है जो फॉरेन एड आया है, जो मदद आई है बाहर के मुल्कों से, उसको लेकर भी, क्योंकि आप ही नोडल ऑफिसर है, किस तरह से ये मदद जो है अभी तक कहाँ से मदद आई है, कौन कौन से मुल्कों से मदद आई है और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी आगे? जी, हमें लगभग 14-15 देशों से ये सामान यहाँ पर पहुँच रहा है और लगातार इसका आना जारी है। इसमें से हमें लगभग 3 देशों से वेंटिलेटर्स आए हैं। वेंटिलेटर्स हमें स्विट्जरलैंड से, कनाडा से और इजिप्ट से यहाँ पर पहुँचे हैं। आज ही 48 जो वेंटिलेटर हैं वो स्पेन से हमारे पास आए हैं। कुछ देशों से मास्क और किट्स भी आई हैं। अमेरिका से कुछ N95 मास्क और इसमें रेमडेसिविर दवाई हमारे पास पहुंची है। और जो ऑक्सीजन की जहां हम बात कर रहे थे, इसके लगभग 150 सिलेंडर डी टाइप के जो बड़े हैं वो इंग्लैंड से हमारे पास, यूके से यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज सुबह ही सिंगापुर से भी कुछ सिलेंडर्स यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी हमारे पास गाड़ियां लाइन में लगी हैं। इनमें से बताया गया है कि कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स फिनलैंड से भी 100 के करीब हमारे पास उतरने वाले हैं। इस प्रकार से लगभग सभी प्रकार की सामग्री जो भारत के लिए बाकी देशों से आ रही है, इसको सेग्रीगेट करके सभी प्रदेशों के साथ हिमाचल को भी भेजा जा रहा है। लगातार हम इसमें निगरानी रख रहे हैं और यहाँ के हिसाब से चेक करके, जैसे मशीनें हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, उनके जो फिटिंग्स है इंडिया के हिसाब से उनको चेक करके, बहुत सारे देशों का बिल्कुल फिटिंग उसी हिसाब से आ रही है। कुछ की अपनी कंट्री के हिसाब से है, उनको हम मॉडिफाई करके उसमें यहाँ के हिसाब से वाल्व और रेगुलेटर लगा के उनको फील्ड में भेजा जा रहा है और काफी अच्छा सामान बाहर से यहाँ आ रहा है। जी, क्या ये डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया? कि आपने कहा कि भेजा जा रहा है, अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है, कहाँ? अगर वेंटिलेटर्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर्स की कमी है और उसको ये जो सहायता आ रही है, जो मदद आ रही है, वो ये मदद जो है पूरा करेगी उस कमी को? हाँ, डेफिनेटली जितने भी वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, मैक्सिमम इसमें पोर्टेबल ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स हैं। इजिप्ट से हमें 10 वेंटिलेटर, आईसीयू वेंटिलेटर मिले हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो जो हमारे विशेषज्ञ हैं, उनकी टीम्स को हम इनको दिखा रहे हैं, जहाँ जहाँ ये उपयोगी हो रहे हैं उनको हम उन स्थानों में, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं और हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स हैं, उनमें इनको लगातार भेज रहे हैं। डॉक्टर रमेश, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो सरकार का ये कहें कि जो सरकार की के जो फिगर्स हैं रोज के, कल का जो फिगर रहा पिछले 24 घंटे का, उसमें सबसे ज्यादा अगर डेथ की बात की जाए तो कांगड़ा में सबसे ज्यादा है। और गांव दूर दराज जो है, गांव में भी जो है अब कोरोना वायरस जो है वो फैल रहा है। पहले फर्स्ट वेव की अगर बात करें तो शहरों में तक सीमित था, लेकिन अब ये गांव तक पहुंच गया है और गांव से भी रिपोर्ट्स जो हैं और जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि बहुत ज्यादा प्रभावित जो है गांव हुए। तो इसको लेकर आपकी ये कहा जाए कि किस तरह की सबसे पहले तो टेस्टिंग की बात करें, क्या टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है? और दूसरा, वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन क्या पर्याप्त मात्रा में है? क्या वैक्सीनेशन सही समय पर हो पा रही है? जी,
ये जो आपने बताया कांगड़ा जिला और गांव की बात, डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों से मामले बढ़े हैं और कांगड़ा में बहुत सारी केसेस भी आए हैं, डेथ भी हुई है, लेकिन कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। बहुत बड़ा उसका क्षेत्र है, बहुत जनसंख्या उसकी है, उसी हिसाब से उसमें जो फिगर आ रहे हैं उसमें डेफिनेटली ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे प्रदेश में ही इस बीमारी का प्रकोप है। इसमें गांव भी अछूते नहीं रहे हैं। इसमें लोग कुछ धारणा थी लोगों को कि जैसे पहली वेव थी उसमें ज्यादातर लोग ठीक हो जाते थे, सबको लगता था कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन दिसंबर जनवरी फरवरी तक में कुछ केसेस कम हो गए और लोगों को लगने लगा कि ये बीमारी खत्म होगी। लोग लापरवाह भी इसमें हुए, ब्याह शादियां मेले त्योहार उसी तरह से स्टार्ट हो गए और ज्यों ज्यों मामले बढ़ते गए तो लोग यही सोचते रहे कि किसी को अगर जुकाम के सिम्टम्स आते हैं, बुखार के सिम्टम्स आते हैं, तो लोग यही सोचते थे कि मैं बारिश में भीग गया, मुझे जुकाम हो गया, मैं खेतों में काम कर रहा था, मिट्टी से एलर्जी होगी, लेकिन था वो कोरोना टेस्ट लोगों ने करवाए नहीं और वो स्प्रेडर बन के गाँव में या अपने घरों में या आसपास रिश्तेदारों में फैलाते गए, जिस वजह से ये मामले कुछ दिनों से बढ़े हैं। और डेफिनेटली इसमें जो टेस्टिंग की आपने बात की है, टेस्टिंग इसमें बढ़ाई जा रही है और इसमें जो जितने भी इसके लिए सामान है, जरूरी जो लॉजिस्टिक्स हैं, उनका इंतजाम किया जा रहा है। लगातार रोज 10-12-15 ट्रक हमारे पास सामान के अंदर से भी आ रहे हैं और विदेशों से भी जो सामग्री है वो आ रही है और लगातार किसी प्रकार की कमी जहां पर भी हो रही है, हम लगातार ये सामान दिन रात 24 घंटे भेज रहे हैं। डॉक्टर रमेश, सरकार की, हिमाचल सरकार की क्या ये कहा जाए कि आपने खुद कहा कि गांव में जो है ये इन्फेक्शन लगातार फैल रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है, तो सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि इस इन्फेक्शन को, कोविड को जो है रूरल एरियाज में और गांव में फैलने से रोका जा सके? क्या कदम जो है सरकार उठा रही है? और आपके अगर मंत्रालय की बात करें, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसमें जागरूकता सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा कि इस बीमारी में इलाज अभी उतना कारगर हर जगह नहीं हो पाया है। इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो प्रिवेंशन है। बचाव अगर होगा तो बचाव सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें बीमारी से जितना बचा जा सके उतना ठीक है। इसके लिए सरकार की तरफ से हर जगह IEC एक्टिविटी की जा रही है। रेडियो टीवी पे जिंगल्स और दूसरे लोगों को अवेयर करने के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि जितने भी हमारे इसमें मास मूवमेंट हो, सभी प्रकार के जो NGOs हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, उन सबको इसमें जोड़ा जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। और सरकार की तरफ से जैसा कि पिछले कुछ दिनों से कर्फ्यू लगाया गया है, लॉकडाउन जैसी स्थिति है, उम्मीद है आने वाले समय में इसमें मामले कम आएंगे और लोग डरे हुए हैं। डेफिनेटली लोगों के आसपास रिश्तेदार पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे बीमार हुए, बहुत सारे सीरियस हुए, डेथ्स भी हुई हैं, तो अब लोग संभल रहे हैं, अब लोग डर रहे हैं, घरों से कम निकल रहे हैं। उम्मीद है आने वाले समय में ये बीमारी इस वजह से फैलने से बचेगी। डॉक्टर रमेश, आपने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि लोग पहले छुपा रहे थे, लोग जब सिम्टम्स आए तो लोगों ने छुपाया उन सिम्टम्स को और टेस्ट के लिए तैयार नहीं हुए, टेस्ट नहीं करवाए गए। आपको लगता है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं जो कि बताया जा रहा है, तो लोगों को छुपाना नहीं चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए और टाइम से जो है वक्त से इलाज हो जाना चाहिए, वक्त से मेडिसिन जो है उनको लेनी चाहिए? Yes. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ आइसोलेशन। जैसे ही सिम्टम्स आए, बुखार आए, जुकाम जैसी स्थिति आए, शारीरिक दर्दें हों, ये किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकता है। किसी को उल्टी और पेट खराब होता है, इस तरह के जरा से भी डाउटफुल सिम्टम आए तो अपने आप को आइसोलेट कर लें।
किसी प्रकार की खांसी या छींके आना शुरू हुआ है, अपने आप को परिवार से और दूसरे लोगों से अलग कर लें तो इसको फैलने से बचाया जा सकता है। और तुरंत जैसे भी संभव हो अपना टेस्ट करवाएं, पॉजिटिव आता है तो होम आइसोलेशन का इसमें कंसेप्ट है। 80% लोग घरों में इलाज करवा रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। अस्पतालों में सिर्फ वही लोग जाएं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिनकी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रही है या उनको और कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। जो साधारण लोग हैं वो घरों में अपना ध्यान रखें और अपना जो अगर चेंजेस आती हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जी डॉक्टर रमेश, वैक्सीनेशन को अगर लेकर बात की जाए तो क्या वैक्सीनेशन जो है दवाई जो है पर्याप्त मात्रा में हिमाचल प्रदेश में कोई कमी दवाई की है, या ये कहा जाए कि दवाई की कमी भी, वैक्सीनेशन की कमी भी देखी जा रही है? वैक्सीनेशन जो ये क्या कहा जाए कि 45 प्लस एंड 18 to 45 के बीच जो होना है। वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मौजूद है। और जब सरकार ने इसका ऐलान किया था कि 1 मई से 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, उस वक्त पूरे देश में इसकी डिमांड, पूरे देश से सीरम इंस्टीट्यूट को इसकी डिमांड गई। वो पहले 2 हफ्ते में इसको देने में असमर्थ रहे, लेकिन हमने लगातार प्रयास किए, सरकार से भी उनसे बात करवाई, उनके सारे इशू सेटल करके अब जो उसकी दवाई है, जो इम्यूनाइजेशन, जो टीकाकरण की दवाई है, हिमाचल में पहुंच चुकी है। 18 से जो 45 वर्ष के लोग हैं उनकी सोमवार से 17 तारीख से वैक्सीन स्टार्ट कर दी जा रही है। कमी जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये फैसला हुआ है कि वो एक ही वक्त में सारी डोजेज नहीं देंगे, क्योंकि मेडिसिन है, इसको कोल्ड चेन में लाया जाता है, जो बहुत बड़ा, इसको जहाँ से फैक्ट्री से निकालना, आगे ट्रांसपोर्ट करना है, इसको बॉक्स में पैक में इसको लाया जाता है। 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इसको रखा जाता है और बहुत लंबी देर तक इसको रख नहीं सकते। तो उन्होंने 2 हफ्ते की जो इसकी क्वांटिटी है देने का फैसला किया। अभी हमारे पास 1 लाख के करीब डोजेज पहुंच चुकी हैं और आने वाले समय के लिए सारा संपर्क उनसे बना हुआ है। उसी प्रकार का इसमें गैप नहीं आने दिया जाएगा और लगातार लोगों को ये डोजेज मिलती रहेंगे। जी डॉक्टर रमेश, 2 सवाल, जिससे पहले कि मैं अपनी सहयोगी मोनिका को कहूं कि वो आगे के सवाल आपसे करें। एक तो मास अवेयरनेस जो है वो चलाया जाना चाहिए, आपको लगता है? और दूसरा, जिस तरह से ये कहा जाए कि जो गांव में ये इन्फेक्शन फैला है, आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पंचायतों और सबसे वहां पर सहयोग लिया जाना जरूरी है, ताकि गांव में जो है लोगों को दिक्कत ना हो, जो सुविधाओं की दिक्कत है वो ना हो? हाँ, डेफिनेटली लोग इतने डरे हुए हैं। अगर किसी को घर में दिक्कत होती है, किसी को अस्पताल ले जाना होता है, तो एम्बुलेंस का इंतजार करते करते कई लोग तो 4-4 घंटे वेट करते रहते हैं, जबकि उनके घरों में गाड़ियां भी हैं और छोटी मोटी एहतियात लेके मेरा तो ये मानना है कि वो अपनी गाड़ी में भी अस्पताल उनको ले जा सकते हैं। अगर अपना अच्छी तरह मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर पीपी किट्स वगैरह तो घरों में कहाँ होती है, लेकिन इस बात पे लोगों को समय नहीं गंवाना चाहिए कि अभी एम्बुलेंस, हो सकता है एम्बुलेंस दूसरी जगह गई हो, दूसरे मरीज को ला रही हो, क्योंकि हर घर से कॉल आ रही है, घरों घरों में लोग बीमार हुए हैं। इसमें मास मूवमेंट की, मास अवेयरनेस की जरूरत है। जैसा कि कहा गया कि लोग जब अंतिम संस्कार के लिए भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, ये सिर्फ डर की भावना लोगों में हटानी होगी और थोड़ी थोड़ी प्रोटेक्शन अगर आदमी करे, अपना एहतियात बरते, तो इसमें लोग सहयोग कर सकते हैं। अपनी गाड़ियों में, टैक्सियों में अगर मरीज को ले जाना है तो इस तरह से समय न व्यर्थ, क्योंकि इस बीमारी में अगर आदमी सीरियस होता है तो समय सबसे इम्पोर्टेंट है और समय पे अगर इलाज शुरू होगा तो आदमी बच सकता है। मोनिका, आप कंटिन्यू करें, आप सवाल पूछे डॉक्टर रमेश से। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रमेश, इसके अलावा एक नई बीमारी जैसे कि ब्लैक फंगस के भी आजकल मामले बहुत देखने को मिल रहे हैं, क्या वजह है इसकी और हिमाचल में इसके कितने आंकड़े अब तक सामने आए और किस तरह इससे बचा जा सकता है?
अभी तक इस तरह का कोई मामला हिमाचल में नहीं हुआ है, लेकिन देखा गया है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें क्योंकि इसमें स्टीरॉइड इस्तेमाल होते हैं, दूसरी चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल होती है, उसके बाद बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशन रहती है, ब्लड शुगर बढ़ता है और जो इम्यूनिटी आदमी की वैसे ही इसमें कम होती है। और जब स्टेरॉइड और दूसरी चीज़ें दी जाती हैं तो प्रोन होता है आदमी किसी भी तरह की बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन लग सकती है। अभी तक ऐसा मामला यहाँ पर नहीं है, लेकिन समाचार जैसे हम रोज देख रहे हैं संभावना है आने वाले समय में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मरीज अस्पतालों में हैं, बहुत ज़्यादा एडमिशन्स हो रही हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर इस तरह के सिम्टम्स आएंगे तो बाद में इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जी डॉक्टर रमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।